तो आज हम बात करेंगे मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। रेजिस्टिंग मीडियम का मतलब होता है कि एक ऐसे मीडियम में हम मोशन डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जहाँ पर कोई रेजिस्टेंस काम हो। रेजिस्टेंस मतलब एयर का रेजिस्टेंस या वाटर का रेजिस्टेंस। ऐसा अगर प्रतिरोधी कोई कारक वहाँ पर मौजूद है जिसमें हम गति कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो हमारे समीकरण होते हैं वो कौन कौन से समीकरण हम गति के अप्लाई कर सकते हैं। हम सबको पता होता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस जैसे समीकरणों का प्रयोग गति के वर्णन के लिए किया जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, लेकिन इन समीकरणों का रूप बदल जाता है जब हम बात करते हैं रेजिस्टिंग मीडियम की। और जो किसी भी माध्यम का मीडियम का रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली वैरी करता है वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, यानी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है या वेलोसिटी के स्क्वायर पे भी डिपेंड करता है। जितना पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी या उसका स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से मीडियम का रेजिस्टेंस भी क्या होता है वो बढ़ता जाता है। ऐसे केस में हम आज उस टॉपिक की बात करेंगे जिसमें रेजिस्टिंग मीडियम में मोशन हो रहा है और पार्टिकल जिस मीडियम में मूवमेंट कर रहा है उस मूवमेंट में उस मोशन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो मीडियम वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी जो रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। दूसरा हम वो केस ले रहे हैं जबकि पार्टिकल क्या हो रहा है, फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी। फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी का मतलब है कि वो जो पार्टिकल है वो यहाँ नीचे की ओर रेस्ट से गिर रहा है और ऐसे मीडियम में गिर रहा है जहाँ उसका रेजिस्टेंस v स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ऐसे केस में हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखते हैं वो हमारे होते हैं एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर को एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर लिखा जाता है। क्यों लिखते हैं ऐसा? क्योंकि जो नेट फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है, एम जी भी आपका नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन जो ये एम के वी स्क्वायर है यानी जो रेजिस्टेंस हमने लिया है वो यूनिट मास पर जो रेजिस्टेंस है वो वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या इसको हम के वी स्क्वायर कर देंगे और एम मास के लिए कितना हो जाएगा, ये एम के वी स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे केस में ये रेजिस्टेंस एम के वी स्क्वायर जो है वो अपवर्ड काम करेगा, यानी जो मीडियम है इसमें फोर्स एम जी नीचे की ओर लग रहा है, पार्टिकल का वेट एम जी नीचे लग रहा है और जो रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम है वो एम के वी स्क्वायर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि प्रतिरोधी है तो वो रेजिस्टेंस जो है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो एम के वी स्क्वायर ऊपर है, तो ऐसा करने पर ये आपका इक्वेशन हो जाता है मोशन का एम डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। ये एम के वी स्क्वायर ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा वहाँ से। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो वेलोसिटी होती है वो आप डी एस अपॉन डी टी डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकालते हैं और एक्सीलरेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं डी वी अपॉन डी टी से। इसी एक्सीलरेशन को डी वी अपॉन डी टी को अगर आप डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी लिखते हैं तो ये डी एस अपॉन डी टी हमारा बी बन जाता है। तो हमारे पास ओवरऑल ये क्या जाता है, बी डी वी ओवर डी एस, ये भी एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है और डी वी अपॉन डी टी भी हमारा एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ जो हमारा ये एक्सप्रेशन होता है डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर ये भी हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एक्सीलरेशन को। तो इसीलिए यहाँ पर जो है एम को अगर आप कैंसिल कर देते हैं, ये तीनों एम यहाँ से हमने कैंसिल कर दिए, तो हमारे पास इक्वेशन बचता है डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जी माइनस के वी स्क्वायर। अब एक और इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, कि जब आप पार्टिकल का वेट एम जी नीचे की ओर लग रहा है और रेजिस्टेंस एम के वी स्क्वायर ऊपर की ओर काम कर रहा है, एक ऐसी कंडीशन आती है जब एम जी और एम के वी स्क्वायर दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, और उस समय जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है, नीचे की ओर एक्सीलरेशन बंद हो जाता है। तो उस समय जब पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो हो जाए तो उस समय जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी या सीमांत वेग का नाम देते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कैपिटल V जो है वो क्या हो, V द टर्मिनल वेलोसिटी, अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी है तो जब V इक्वल टू आपका V होगा तो ऑब्वियसली जो डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर है एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा जीरो। ये एक्सीलरेशन आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम क्या करते हैं इस डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर में
एक्सीलरेशन को जीरो करके यहाँ से कैपिटल वी यानी टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हम? देखिए यहाँ पे इसको हमने जीरो रखा, जैसे ये जीरो रखा तो ये हमारा g माइनस के वी स्क्वायर हो जाएगा, और इससे हमारा जो वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो g अपॉन के, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के अपॉन जी के इक्वल हमें मिल जाती है। ये दोस्तों हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है। इससे आगे की बात अभी हम करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में। अपन वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो के अपॉन जी स्क्वायर के अपॉन जी के इक्वल है, तो हमारा ये बन जाता है वी डी वी ओवर डी एस इक्वल टू जी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर आ जाता है। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये जी इंटू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर आ जाएगा, जी डी वी ओवर डी एस के इक्वल। फिर इसको आप सेपरेट कर देंगे तो वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर डी एस हो जाएगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे आप इसको टी ऐड करेंगे और आपने वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को टी ऐड किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2v माइनस 2v डी वी इक्वल टू डी टी, जिससे आपके इंटीग्रेशन का टर्म क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका डी टी माइनस का अपॉन टी इक्वल टू 2v अपॉन वी स्क्वायर डी एस। डी टी अपॉन टी के बाद इंटीग्रेशन करते हैं तो ये लॉग टी हो जाता है, तो ये माइनस का लॉग वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि टी की वैल्यू हुआ है, और ये 2v है अपॉन वी स्क्वायर प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको में लगा देते हैं। अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, इनिशियली जो पार्टिकल गिरा था तो एस डिस्टेंस 0 थी, वो रेस्ट से गिरा था, उसका वी जो था वो आपका 0 था। हमें क्या करना है, माइनस लॉग वी स्क्वायर, यहाँ हम 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 रख देंगे, कांस्टेंट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, माइनस का लॉग वी स्क्वायर आ जाएगी। ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो माइनस लॉग वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2g एस अपॉन वी स्क्वायर माइनस लॉग वी स्क्वायर। ये वाला टर्म आप इधर ले जाएंगे, डिस्टेंस को आप इधर ले जाएंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, 2g एस अपॉन वी स्क्वायर फिर आपके माइनस का हो जाएगा, ये ऊपर जाकर हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस लॉग कैपिटल वी स्क्वायर है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, लॉग वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि अगले टर्म में आपका क्या होता है, लॉग 1 माइनस स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर। ये वैल्यू मुझे माइनस 2x अपॉन वी स्क्वायर के इक्वल आ गई। हमने क्या करा, लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर को हमने माइनस 2g एस अपॉन वी स्क्वायर का लॉग को उधर ले जाएंगे तो टी की पावर में मिल जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर टी की पावर माइनस 2g एस अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 माइनस टी की पावर माइनस 2g एस अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगी, और जो वी स्क्वायर है वो हमारा कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस टी की पावर माइनस 2g एस अपॉन वी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। ये हमारा क्या है, रेजिस्टिंग मीडियम के केस में थर्ड इक्वेशन जैसा पोर्शन है, जिससे आपने पढ़ा है कि थर्ड इक्वेशन को मेंशन करता है, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस वी एस के इक्वल होता है, अगर यू डी है वी स्क्वायर वी एस के बीच में रिलेशन होती है, थर्ड इक्वेशन में होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जब वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर है और वी एस का टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये कह रहा हूँ तीसरे इक्वेशन के कोरेस्पोंडिंग इक्वेशन है जो कि रेजिस्टिंग मीडियम में प्रैक्टिकल होता है। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, तो अगर आपको जो है ये डी वी अपॉन डी टी यानी पहला इक्वेशन ड्राइव करना है तो आप एक्सीलरेशन जो है आपका उसको डी वी अपॉन डी टी करके लिखते हैं, जो कि जी अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग टू वैसे ही रहेगा जैसे मैंने अभी आपको ड्राइव किया था। अब की बार आपको क्या करना है, फिर वही करेंगे, डी वी अपॉन
इसके नीचे आप ले आएंगे वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को, और ये जी टी अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा। और फिर दोबारा जो है आप इसको जी अपॉन वी स्क्वायर डी टी यहाँ पे आ जाएगा, और इसको फिर हम दोबारा इंटीग्रेट करते हैं। और इस बार ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूले में वी नहीं है, तो ये डी वी अपॉन वी स्क्वायर में वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपका क्या होता है 1 अपॉन 2v log v माइनस वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी। और इधर आपका आ जाता है ये जी टी अपॉन वी स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट हम लगा देते हैं इसके अंदर b। ये आपका फॉर्मूला जो है वो कौन सा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है इंटीग्रेशन का, जिसमें आप 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का प्रयोग करते हैं। तो उस फॉर्मूले से यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करेक्ट किया है 1 अपॉन 2v log v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी इक्वल टू जी टी अपॉन वी स्क्वायर आ गया। तो इनिशियल वही कंडीशन लगाते हैं। इनिशियली जो है ये आपका जब t 0 है, जब पार्टिकल नीचे गिरा है, टाइम 0 है, तो आपका v भी 0 है। ऐसा करने से ये आपका जो है 1 अपॉन 2v log v अपॉन v बचता है इक्वल टू 0 प्लस b, और v अपॉन v 1 हो जाता है। यहाँ पर आपका ये log 1 आ जाएगा, तो log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो v भी आपका क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो उससे हमारे पास ये बचेगा 1 अपॉन 2v log v प्लस v अपॉन v माइनस v इक्वल टू जी टी अपॉन वी स्क्वायर। एक v से हम v कैंसिल कर देते हैं, और ये जो हमारा बाकी फार्मूला बचता है वो हमारा tan हाइपरबोलिक इनवर्स v अपॉन v के इक्वल होता है। जो फार्मूला हमारा बचेगा वो tan हाइपरबोलिक v अपॉन v का होगा, जो कि किसके इक्वल आ जाता है जी टी अपॉन v के। जैसे कि जी टी अपॉन वी के इक्वल आएगा, तो v अपॉन v की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी tan हाइपरबोलिक जी टी अपॉन v। तो हमारा ये क्या आ जाता है, रिलेशन आ जाता है हमारा इससे v अपॉन v इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स tan हाइपरबोलिक जी टी अपॉन v। और अगर स्क्वायर कर दें तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाती है v स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन v। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन होता है जिसमें v और dt आ रहा होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारा फर्स्ट होता है जिसमें v और dt आ रहे होते हैं, तो ऐसे इस इक्वेशन में हमारा v स्क्वायर और dt आ जाता है। तो रेसिप्रोकल मीडियम का फर्स्ट इक्वेशन अगर आपको ड्राइव करना है तो v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर tan हाइपरबोलिक स्क्वायर जी टी अपॉन v का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि v की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, v इक्वल टू आपका आया है कैपिटल V tan हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी आया है। इस v को आप डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं इक्वल टू v tan हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी आ जाएगा। और फिर दोबारा आप इसको डी एस लिखेंगे तो ये v tan हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी डी टी हो जाएगा। जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर आपका जो है ये s हो जाएगा, और ये v tan का होता है log cos हाइपरबोलिक जी टी अपॉन वी। और इसके नीचे भी आपका जो है वो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी प्लस कॉन्स्टेंट। और जब आप इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो ये फिर आपका जो है यहाँ पर वी वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। तो आपके पास रिलेशन आ जाता है एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कॉस हाइपरबोलिक जी टी अपॉन जी। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन का काम कर रहा होता है। जो एच इक्वल टू यू टी के साथ इस पर हम फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग कॉस एच जी टी अपॉन जी। दैट्स इट।